अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे डिस्कशन नाइन्थ क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पर डिस्कशन जारी थी, जिसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 के 1 बाय 1 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। उसमें हमने 1.1 से लेकर 1.3 तक पहले सॉल्व किए, फिर रिव्यू सारी एक्सरसाइज कंप्लीट की। आज हम चैप्टर नंबर 1 की चंद इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे जो पेपर में आ सकती हैं, यानी वो एग्ज़ाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे जो पेपर में आ सकती हैं। वैसे तो मैंने इसमें मोस्टली सॉल्व करवाई हैं, ठीक है। तो मैं इसमें बता दूंगा कि मज़ीद इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल्स आपने कौन कौन सी करनी है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल नंबर 1 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये वैसे तो क्वेश्चन पहले भी एक्सरसाइज नंबर 1.1 में है जो, लेकिन कई बच्चे कहते हैं कि ये तो हमने किया ही नहीं। हालांकि कंसेप्ट जिसके होंगे ना तो वो एग्जांपल इजीली सॉल्व कर लेगा, और अगर जिसने सिर्फ क्वेश्चन याद किए हैं या कोई रट्टा लगाया हुआ है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हो सकते। आपने इस तरह करना है, कंसेप्ट ले लेना है, फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन हो ना, रैशनल या इर्रेशनल का, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेक्चर नंबर 1 सिर्फ हमने यही देखा था कि रैशनल नंबर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इर्रेशनल नंबर्स का कैसे पता चलेगा ये कौन से रैशनल है या इर्रेशनल है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। जिन्होंने तो पीछे वाली वीडियोस देखी हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.1 और उससे पीछे वाली जहाँ पे हमने डेफिनेशंस की थी, तो उसको तो ये पहले ही आता होगा। ठीक है, इसमें देखें वो कह रहा है 0.35 क्या रैशनल है या इर्रेशनल। ये रैशनल नंबर है, इसका आंसर क्या है, रैशनल नंबर। लेकिन ये रैशनल नंबर है क्यों? बिकॉज इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जिसे पता ही नहीं, वो कैसे पता चलेगा इससे कि रैशनल है या इर्रेशनल। ठीक है, इससे पहले आप इस तरह करें, लेक्चर नंबर 1 लें तो आपको मज़ीद बिल्कुल सही समझ आ जाएगा। ठीक है, आप देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल होते हैं जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, काउंट की जा सकती हैं। यानी इसमें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ है, काउंटेबल है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास एक रैशनल नंबर है। ठीक है, बस इसका इतना ही आंसर है। इसके बाद देखिए हमारे पास 0.44, ये भी एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों है? अब देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हालांकि रैशनल नंबर होते नहीं, लेकिन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग डेसिमल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो, रिकरिंग मीन अब देखो पॉइंट के बाद 4 है ना, 4 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीटेबल है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर। अगर एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल हो तो वो क्या होता है, रैशनल ही होता है। इसके बाद हमारे पास है 3.5 बार। अब देखिए बार का मतलब असल में क्या है, 5 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.555 अप टू सॉन। ये भी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों है, ये देखें ना, पॉइंट के बाद 5 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसके बाद अब ये देखें, बिकॉज इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन साथ साथ रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, अगर जस्ट नॉन टर्मिनेटिंग हो ना तो वो तो रैशनल नंबर होता ही नहीं, लेकिन अगर साथ साथ रिकरिंग हो तो वो फिर क्या होगा, एक रैशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन यानी यहाँ पे पॉइंट के बाद कभी 5 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी वो नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग मीन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। नॉन काउंटेबल नंबर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद देखिए हमारे पास इसका आगे वाला पार्ट है, इसका फोर्थ 3.36788542 अप टू सोन। तो ये एक इर्रेशनल है। इर्रेशनल क्यों है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग मीन यानी इसमें हम काउंट नहीं कर सकते, और नॉन रिकरिंग भी है। नॉन रिकरिंग मीन यानी पॉइंट के बाद वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही। देखिए पॉइंट के बाद 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 8, फिर 5 4, यानी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो रिपीट हो रही। जो रिपीटेबल होते हैं वो कौन से होते हैं, रिकरिंग, और नॉन रिपीटेबल कौन से होते हैं, नॉन रिकरिंग। इसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है, 1.70991597 अप टू सॉन। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ठीक है, इसमें इसकी एग्जांपल नंबर 2 आपने स्किप कर देनी है, वो पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं।
एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर पी बाई क्यू वे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं, जिन्होंने वो क्वेश्चन किए हुए हैं ये वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 0.5 बार है ना, तो हम लेट करेंगे ये किसके इक्वल है हमारे पास, एक्स के इक्वल। तो हमने ये 0.5 बार, 5 बार का मतलब क्या है, 5 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हमने रिपीटेबल लिख दिया, इसे इक्वेशन नंबर क्या कह दिया 1। यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10 ऑन बोथ साइड। ये कैसे पता चलेगा, अब देखो पॉइंट है 0.5 है ना, पॉइंट की जगह क्या लगाएंगे 1, आगे जितनी वैल्यूज भी हो क्या लगा देते हैं 0 0। तो यहाँ पे जस्ट एक वैल्यू है ना। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 10, तो हम क्या करेंगे 10 को इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है 10 से। इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 से। जो भी आएगा ना, अगर यहाँ पे 0.5 एक और वैल्यू थी फिर हम क्या करवा, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक 51 होता तो फिर हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना था 100 से। लेकिन इस केस में जस्ट क्या है 0.5 है, तो इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें x को 10 से मल्टीप्लाई करवाया 10x और 0.555 को मल्टीप्लाई करवाया 10 से, तो क्या आ जाएगा 5.555। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 बड़ी है और इक्वेशन नंबर 1 क्या है छोटी है। तो हम जस्ट क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देंगे माइनस। यहाँ पे लिखा हमने सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि बड़े में से छोटी वाले को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 10x है ना, 10x में से इसकी इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी और इसकी यानी इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड हमारे पास ये 5.555 अप टू सो ऑन माइनस, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 0.555, ठीक है। तो अब जब हम इनको माइनस करेंगे तो ये 10x में से 1x माइनस करेंगे 9x आ जाएगा, और यहाँ पे 5.555 माइनस 0.555, ठीक है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे अगर 3 डिजिट्स हैं तो आपने यहाँ पे भी 3 डिजिट्स ही लेने हैं। ये ना हो कि यहाँ पे अगर 4 ले लो यहाँ पे 3 ले लो तो फिर ना कुछ और आंसर आएगा, यानी 5.5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स लेने हैं। अगर पॉइंट के बाद 4 ले रहे हो तो फिर दोनों तरफ ही 4 लेने हैं, अगर 3 ले रहे हो तो फिर 3 ही लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 9 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। इसके बाद एग्जाम्पल 3 का पार्ट 2 है। इसमें सेम पीछे वाले की तरह ही है। सबसे पहले हम लेट करेंगे x इज इक्वल 0.93 बार, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल 0.939393, क्योंकि 93 बार बार क्या हो रहा है रिपीट, 93 के ऊपर क्या है बार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे 93, 0.93 हमें गिवन है, तो पॉइंट की जगह 1 आगे जितनी वैल्यूज भी होंगी क्या लगाएंगे 0 0। तो यहाँ पे देखें हमारे पास पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज थी तो 2 0 लग गए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास 100, तो जो भी नीचे आएगा हमारे पास तो हम उसको क्या करवा देंगे इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे x को, ये हमारे पास x है, x को 100 से मल्टीप्लाई करवाया 100x आ गया, 0.939393 को मल्टीप्लाई करवाया 100 से तो 93.939393 अप टू सो ऑन, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे जस्ट ये देखें ये इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देना है माइनस कर देना है। बड़ी वैल्यूज़ में से छोटी वैल्यू को क्या कर देंगे माइनस। तो इसकी देखें हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 100x, वो हमने इधर लिखी, माइनस इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास जस्ट x है, ठीक है। ये देखें अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, माइनस इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड गया हमारे पास 0.939393। तो माइनस करेंगे 100x में से x माइनस करेंगे 99x आ जाएगा, और 93.939393 में से 0.9393 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 93, ठीक है। आप देखें ये 99 इधर जा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। ये क्वेश्चन जब मैंने एक्सरसाइज करवाई थी ये बड़े डिटेल में करवाए थे, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं लग रही तो पहले आप एक्सरसाइज नंबर 1.1 देख लें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। ये भी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का ही क्वेश्चन है, लेकिन उसकी एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखें रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, किसकी फॉर्म में p बाई क्यू की फॉर्म में, यानी बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जिस तरह हो गया हमारे पास 4/3 3/4, ये सारे बटे की फॉर्म में क्या लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट क्या करेंगे जो भी हमें गिवन वैल्यूज़ होंगी उनको क्या कर देना है ऐड
और उसको डिवाइड कर देना है 2 से, यानी 2 + 3, यहाँ पे प्लस ज़रा सही कर लें। अब देखें 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जो भी गिवन वैल्यूज़ होंगी उनको ऐड करना है और 2 से क्या करवा देना है, डिवाइड। तो 2 + 3 5 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, देखें जिसके नीचे कुछ नहीं होता ना, उसके नीचे 1 होता है, तो क्या करेंगे 1 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे और वो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, यानी जस्ट क्या करते हैं डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख देते हैं और ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिख देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं था, इसका मतलब इसके नीचे क्या है 1, तो 1 को ऊपर लिख दिया, 2 को नीचे, तो 5 1 5 आ जाएगा और 2 का 2 नीचे एज इट इज़, ठीक है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखिए हमारे पास p/q को फॉर्म आ नहीं गई, असल में ऊपर क्या लिखा हुआ है p और नीचे क्या लिखा हुआ है q, ये एक रैशनल नंबर ही है। इसके बाद देखिए हमारे पास इसका सेकंड रैशनल नंबर हमारे पास कौन सा है, जस्ट क्या कर रहे हैं सेकंड रैशनल नंबर के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास पहला रैशनल नंबर आया ना, यहाँ पे हमारे पास पहला रैशनल नंबर क्या है 5/2, इसको ऐड कर देना हमारे पास जो इसका सेकंड एलिमेंट होगा। सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है 3। हम इनके दरमियान 2 और 3 के दरमियान हज़ारों लाखों की फॉर्म में रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जस्ट कितने कहा है 2 ही फाइंड करने हैं। तो जस्ट क्या करेंगे, देखिए हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर प्लस सेकंड एलिमेंट, ठीक है, तो ये करते ही सेकंड एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर सेकंड रैशनल नंबर, तो 5/2 + 3 और डिवाइडेड बाय 2, यानी इन दोनों को ऐड किया 3 और 5/2 को, और डिवाइड किससे कर देंगे 2 से। तो देखें हमारे पास जिसके नीचे कुछ नहीं, तो उसके नीचे क्या होता है 1, तो यहाँ पे देखें 2 1 2, यानी एलसीएम आ जाएगा ना, जब भी प्लस माइनस और बटे वाली वैल्यू से क्या ले लेंगे एलसीएम, तो 2 1 क्या आ जाएगा 2, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6। ये अगेन देख लें, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया 5 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 6 और डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज चल रहा है। 5 और 6 11 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो 11/2 जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करवाएंगे तो 1 को ऊपर और 2 को नीचे, ठीक है। तो 11 यानी 1 जब ऊपर जाएगा 11 1 11 और 2 2 4, और ये सेकंड रैशनल नंबर आ गया। इसके बाद इसका पार्ट नंबर एग्जांपल नंबर 4 का पार्ट, इसके बाद एग्जांपल 5 है, इसमें ए की बी की और सी की वैल्यू दी हुई है, तो हमने वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ओवर एडिशन, ठीक है। If A is equal to 2/3, B is equal to 3/2, C is equal to 5/3, then verify the distributive properties। प्रॉपर्टी वर्ड यूज़ नहीं हुआ, प्रॉपर्टीज़ का मतलब असल में इसकी ओवर एडिशन 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ओवर एडिशन विद रिस्पेक्ट टू हमने एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं। तो पहले हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे, राइट आपने खुद ट्राई करना है। इसके बाद देखिए हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है a × b + c इज़ इक्वल टू ab + ac, ठीक है। तो वैसे तो अगर हम देखें, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाला याद कर लें खुद ब खुद राइट हो जाता है, यानी a × b + c है ना, a को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे ab और a को c से मल्टीप्लाई करवाएंगे ac हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है a × b + c, तो हमने यहाँ पे लिखा a × b + c इक्वल हमारे पास है a की जगह हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, b + c ब्रैकेट में है, तो ये b की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू है c की। तो जस्ट अब देखें हमारे पास एलसीएम लेने का तरीका कर गया है, नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देना, 2 3 6 आ जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 9 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। यानी इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाना है, 2 3 6, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे, यानी 3 3 9 और 2 5 10। अब देखें 9 और 10 कितना आ जाएगा 19 और 6 एज इट इज नीचे आ जाएगा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 38 और 3 6 18। अब हमने ऐसा टेबल देखना है जिस पे 38 भी डिवाइड हो जाए और 18 में, डायरेक्टली 38 को 18 से डिवाइड नहीं करना, हमने इसका पॉइंट्स में आंसर नहीं लेके जाना, हमेशा p/q की फॉर्म में लिखना है मोस्टली। अब देखें ऐसा टेबल देखें जिस पे 38 भी डिवाइड हो रहा है 18 भी, तो हमने देखा 2 से, तो 38 को 2 से डिवाइड करवाएंगे 19 आ जाएगा, तो 2 9 18, यानी यहाँ पे अगर कटिंग देखें 2 1 2, 2 9 18 और 2 9 18, यानी 2 1 2, 1 कैरी चला जाएगा ना, 18 बनेगा। तो इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है ab + ac, ab + ac, ab मतलब इनके दरमियान कोई साइन है तो ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो a लिखा b लिखा प्लस ac, a की वैल्यू और c की वैल्यू। तो
तो यहाँ पे देखें 2 3 ज़ार 6 और 3 2 ज़ार 6। इसी तरह 2 5 ज़ार 10 और 3 3 ज़ार 9। ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली वैल्यू से ही क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखा हमने, देखा 6/6 प्लस 10/9 बटे की फॉर्म में है, दरमियान में प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब भी बटे की फॉर्म में हो, ठीक है, जब भी बटे की फॉर्म और दरमियान में प्लस माइनस हो सिर्फ, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड की बात नहीं करना, जब भी प्लस माइनस हो तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे लिखा प्लस, तो ये देखें 6 को 9 से मल्टीप्लाई करवाया कितना आ जाएगा, 54। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया 54 और 6 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया कितना आ जाएगा, 60। एलसीएम कैसे लेंगे, नीचे वाली वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई करवाया, वो नीचे लिख दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो 9 6 ज़ार 54, 6 10 ज़ार 60। तो इनको दोनों को ऐड करें, 54 और 60 को 114 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 54। अब देखें इसकी कटिंग करें, कटिंग में देखें हमारे पास 115 है ना, तो इसको 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 57 आ जाएगा। 54 को 2 से डिवाइड करवाएंगे क्या आ जाएगा, 57। लेकिन हमारी अभी तक लेफ्ट हैंड साइड नहीं बनी, हमने अगेन क्या किया, ऐसा टेबल देखा है जिसपे 57 भी डिवाइड हो जाए और 27 भी। तो 3 से कटिंग करेंगे, देखें 3 1 ज़ार 3, 2 कैरी चला जाएगा और 3 9 ज़ार 27। इसी तरह 3 9 ज़ार 27, ऊपर आ जाएगा 19 और नीचे क्या आ जाएगा 9। इसकी जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है, सेम ऐसी है। इसके बाद देखिए हमारे पास इसकी एग्जांपल नंबर 7 है। एग्जांपल नंबर 7 हमारे पास है, ये इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, इसमें चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए, ठीक है। एग्जांपल नंबर 7 पे ज़रा ज़्यादा फोकस रखना है, इसके तीनों पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एज अ शॉर्ट कोई ना कोई आ जाना है, देख लेना। देखिए एग्जांपल नंबर 7 हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें 3 पार्ट है, इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। 16x की पावर 4 और y की पावर क्या है हमारे पास 8 और यहाँ पे इसका रेडिकल यानी 4 है। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे अगर 4 आए तो इसका मतलब क्या होता है 1/4, यानी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाएंगे। पहले तो एज इट इज़ लिख दिया, फिर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई, यानी यहाँ पे 4 था तो इसकी पावर क्या आ रहेगी 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, 16 के फैक्टर्स बनाए, इसके बन जाएंगे 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब असल में होता ही क्या है, 16 होता है, ठीक है। और x की पावर 4 आ जाएगा और y की पावर 8 और उसकी पावर 1/4। अब देखें 2 की पावर 4 उसकी पावर भी 1/4 है, x की पावर 4 उसकी पावर भी 1/4 है और y की पावर 8 उसकी पावर भी क्या है 1/4, यानी सेपरेट लिख दिया। अब देखें 4 से डिवाइड कट गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 से कट गया, यहाँ पे x आ जाएगा। 4 यहाँ पे 8 था ना, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो y की पावर कितनी आ जाएगी 2। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 7 का सेकंड पार्ट, 27 x की पावर 6, y की पावर 9 और z की पावर 3 और क्यूब रूट, ठीक है। तो फर्स्ट में हमने ऐसे ही लिख दिया, यानी क्वेश्चन ही। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, यानी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3, यहाँ पे 4 होगा तो 1/4, 5 होगा तो 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा 27 है, x की पावर 6, y की पावर 9, z की पावर 3, उसकी पावर 1/3। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 27 के फैक्टर्स बनाए, यानी यहाँ पे देखा 27 है ना, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो 3 की पावर कितनी बन रही है, 3 बन रही है, तो हमने इसी तरह लिख दिया 3 की पावर 3। ये बाकी सारे ऐसे ही आ जाएंगे। तो इसमें अब क्या किया, थर्ड स्टेप में सभी की पावर्स को कर दिया अलग अलग, यानी 3 की पावर 3 उसकी पावर 1/3, x की पावर 6 उसकी पावर 1/3, y की पावर 9 उसकी पावर 1/3 और z की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। तो ये 3 से कट गया, यहाँ पे 3 आ गया, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 और 3 से कट गया। अब यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा 3, यहाँ पे हमने कटिंग की तो यहाँ पे 3 2 ज़ार 6 आया था तो x की पावर 2 आ जाएगी। यहाँ पे यानी 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, यहाँ पे 3 आया था, y की पावर 3 आ गई, तो 3 से कट गया, यहाँ पे जस्ट 1 बचेगा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, ये आपने ज़रा ध्यान से करना है। एग्जाम्पल नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए हमारे पास 64 उसकी पावर -4/3। अब देखें जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले क्या करना है, पावर्स को प्लस में करना है।
स्टेप नंबर 1 में ही क्या करना है, पावर्स को प्लस, देखें पहले एज इट इज लिख लिया, फिर हमने क्या किया, इसके पावर्स को प्लस करने के लिए जस्ट क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा ना, तो 1 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे और ऊपर वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, नीचे शिफ्ट, यानी क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देना है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे करें तो इसकी पावर्स क्या हो जाती हैं, अगर माइनस में हो तो प्लस, अगर प्लस में हो तो माइनस, लेकिन हमारा मकसद क्या है, माइनस वाली वैल्यूज़ को क्या करना है, प्लस, तो इसलिए हमने क्या किया, 1 को ऊपर लिख दिया और 64 को नीचे, तो इसकी पावर देखें माइनस गायब हो गया ना, तो यहाँ पे 4/3 आ जाएगा। अब 64 है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है हमारे पास, 4 × 4 × 4, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, ठीक है। तो असल में बस शेप चेंज किया सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब एक ही है। तो यहाँ पे 64 की जगह आ जाएगा 4 की पावर 3 और उसकी पावर 4/3, 3 से कट जाएगा, 1 ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा और 1/4 की पावर 4 आ रही है, क्योंकि ये 4 बच गया। तो 4 की पावर 4 क्या होता है हमारे पास, 256। 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 4 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, 4 टाइम्स। तो 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना कितना आ जाएगा, 256। एग्ज़ाम्पल 8 इसका 1 और 2 पार्ट, इसमें ये दोनों तकरीबन सेम है, इसमें आपको एक पार्ट मैं करवा दूंगा, एक आप कोशिश करना खुद ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि 1.2 में हमने इस तरह के ऑलमोस्ट के सारे ही क्वेश्चन किए थे, तो ये भी उसी तरह के ही हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3/√5 + √2, तो हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर से क्या मुराद है, हमने डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन को ख़त्म करना है, ठीक है। तो इसका तरीकाकार क्या आता है, यानी √5 + √2 है, हम इसके कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे और कॉन्जुगेट से ही क्या करवा देंगे, डिवाइड। यानी यहाँ पे अगर प्लस होगा तो यहाँ पे जस्ट माइनस आ जाएगा, वैल्यूज सेम ही रहेंगी। यहाँ पे अगर माइनस होगा तो दरमियान में प्लस आएगा, इधर भी प्लस आएगा, तो वैल्यूज़ वैसे सेम ही रहनी है, ठीक है। यहाँ पे देखें √5 था, इधर भी √5 आ गया, यहाँ पे √2 था तो इधर भी √2 ही है, तो दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिवाइड करवा देंगे। आपको पता है ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। तो हमने यहाँ पे लिखा है 3 और ब्रैकेट डाल दी, ब्रैकेट का मतलब यह क्या है, ऊपर वाली वैल्यू से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है a + b और a - b, a + b, a - b क्या होता है हमारे पास, फार्मूला आप याद रख लें ज़रा, a + b × a - b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो a स्टैंड फॉर फर्स्ट वैल्यू, b स्टैंड फॉर सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, √5 और b यानी √2। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यहाँ यह आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b इधर क्या है, √2 है। तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज चल रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 × √5 - √2, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के यहाँ पे जस्ट 5 रह जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, 3, तो यहाँ पे देखें 3 से कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास √5 - √3, ठीक है। डिनोमिनेटर के अंदर वैसे 1 रह जाएगा तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि इसका डिनोमिनेटर में 1 है। इसके बाद देखिए इसकी एग्जांपल नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, ये आपने खुद ट्राई करना, अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इसके बाद एग्जांपल 9 है, द सम ऑफ 2 रियल नंबर्स इज़ 8 एंड देयर डिफरेंस इज़ 2 फाइंड नंबर्स। यानी वो कह रहा है 2 रियल नंबर्स का जो सम है वो क्या है हमारे पास 8 है और उनका डिफरेंस क्या है 2, यानी उन्हीं 2 नंबर्स को प्लस करें तो क्या आएगा 8 और उन्हीं 2 नंबर्स को माइनस करें तो आंसर क्या आएगा 2। तो हमने वो वाले नंबर्स फाइंड करने हैं जो इस क्राइटेरिया के मुताबिक पूरा उतरते हैं। एग्जाम्पल इसलिए मैं आपको खुद करवा रहा हूँ, ये इसका जो एग्जाम्पल 8 का पार्ट 2 था ना, तो ये ऊपर बुक के ऊपर सॉल्व है, बस आप देख लेना तो इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लें, कोई मसला नहीं। आप देखिए इसके बाद यहाँ पे हम लेट करेंगे x एंड y आर 2 रियल नंबर्स। फ़र्ज़ किया x और y क्या हैं, 2 रियल नंबर्स हैं, हमें तो नहीं ना पता कौन सा रियल नंबर है, हमने इसलिए फ़र्ज़ कर लिया। लेट का मतलब क्या होता है, फ़र्ज़ किया। तो गिवन कंडीशन के मुताबिक उनका जो दोनों रियल नंबर्स का सम है वो किसके इक्वल है, 8 के। तो यहाँ पे लिखा हमने फ़र्ज़, पहला हमारे पास फर्स्ट था x और सेकंड क्या था y, उनका जो सम है वो किसके इक्वल है 8 के, और उनका डिफरेंस मतलब उनको क्या करना है माइनस, उनका डिफरेंस यानी अगर हम क्या करें फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करें वो किसके इक्वल आएगा
2K। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास इसका आगे वाला पार्ट है। हमने जस्ट क्या किया, ऐड कर दिया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड क्यों किया, ताकि हमारे पास कोई ना कोई एक नंबर आ जाए। ऐड करने से देखें क्या होगा, हमारे पास y प्लस का माइनस का कट गया, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस एक्स 2x आ जाएगा, और 8 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। आप देखें यहाँ पे हमारे पास 2x इज इक्वल टू 10, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 10 को 2 से डिवाइड करवाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, आप देखें ये हमारे पास एक तो नंबर आ गया x। अब हम क्या करेंगे, 5 को चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कर दो या इस इक्वेशन में, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पुट कर दिया x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो यानी x का आंसर क्या है, 5, तो x की जगह 5 पुट कर दिया, प्लस वाई एज इट इज़ इक्वल टू 8। अब 5 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 5 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर आ गया 5 और एक आ गया 3। अब देखें, हाँ इन दोनों को ऐड करें क्या आएगा, 8 आएगा, यानी 5 प्लस 3 8 होता है। अगर इनको माइनस करें क्या आएगा, 2। तो इस तरह आप आंसर का चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके पेपर में एज अ लॉन्ग आ सकता है, हालांकि ना ये है छोटा सा, लेकिन आपने ज़रा इसको ध्यान से करना है, इसमें ये एज अ लॉन्ग आ सकता है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, कन्वर्ट इनटू सेल्सियस एंड केल्विन साइकिल। वैसे तो ये बायो को जो स्टूडेंट होते हैं उनको तो पता होता है जब वो बायो पढ़ते हैं, लेकिन जिस तरह कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है उनको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का भी नहीं पता होता। तो देखें फ़ारेनहाइट, हमारे फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करें, यानी सेल्सियस या डिग्री में कहें, तो वो होता है 37 डिग्री। वैसे तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो तब भी हम पर पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है और केल्विन स्केल में। ठीक है, जिस तरह जिस तरह हम कहते हैं वो जो डिस्टेंस है ना, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सा यूनिट होता है, मीटर, यानी 5 मीटर 10 मीटर। स्पीड को मेजर करने के लिए यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इसी तरह जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स यूज़ होते हैं, सेल्सियस हो गया, केल्विन स्केल हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, F स्टैंड फॉर फ़ारेनहाइट। तो ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ, हमने इसको सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करना। 1.3 में क्वेश्चन था, उसको हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया था, यानी सेल्सियस में दिया हुआ था तो हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया था, लेकिन यहाँ पे फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेल्सियस या सेंटीग्रेड और केल्विन साइकिल में। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सो टू कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने का कौन सा फॉर्मूला है, C डिग्री, ये जो सर्कल लगा है इसके कितना डिग्री, इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32 डिग्री। ठीक है, ये आपने याद करना है। इसके बाद देखिए हमारे पास 5/9 एज इट इज़, F की वैल्यू क्या हमारे पास दी हुई थी 98.6, तो F की जगह 98.6 आ गया और 32 एज इट इज़। अब जस्ट क्या कर रहे हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे, 98.6 में से माइनस करेंगे 32, तो ये आ जाएगा 66.5। ठीक है, तो अब देखें दोनों ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 333, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 9 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, 33 को 9 से डिवाइड करवा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 37। ये वैसे भी आपको जनरल नॉलेज के लिए याद होना चाहिए कि आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में क्या होता है, फ़ारेनहाइट में क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास नाउ वी कन्वर्ट इनटू केल्विन स्केल, ये तो 37 आ गया ना। अब देखिए हमारे पास, अब हमने पहले सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, फिर केल्विन में। तो केल्विन में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, केल्विन का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू C प्लस 273 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमारे पास C क्या आया था, हमारे पास C की वैल्यू क्या है 37, यानी सेंटीग्रेड वाली वैल्यू पुट करनी है, इधर वो नहीं पुट कर देना फ़ारेनहाइट वाला 98.6। यहाँ पे कौन सी फार्मूले के मुताबिक हमारे पास यहाँ पे C की वैल्यू आएगी, तो C की वैल्यू क्या है 37 डिग्री, हमने 37 डिग्री एज इट इज़ और 273 एज इट इज़ पुट कर दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 310 केल्विन आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है केल्विन में। ठीक है, आपने अब तीन यूनिट के अंदर आपने बॉडी टेम्परेचर याद रखना है, सेंटीग्रेड के अंदर, केल्विन के अंदर और फ़ारेनहाइट के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पेपर में MCQs भी आ सकते हैं कि कौन सा करना है और कौन सा नहीं। इसके बाद एग्जांपल नंबर 11, हमेल परचेज्ड अ बाईसाइकिल फॉर ₹6590
and sold it for rupees 6850. फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। हमने इसकी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी। एग्जांपल नंबर 11 में हमारे पास है, वो कह रहा है हमारे पास उसने परचेज़ की है, यानी ख़रीदी कितने की है, 6590 की एक बाईसाइकिल ख़रीदी है और उसने 6850 में सेल कर दी है। तो आपने इसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंटेज मीन यानी उसे 10% प्रॉफिट हुआ है, 20% प्रॉफिट हुआ है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कीमत ख़रीद। कीमत ख़रीद उसकी कितनी है, 6590। इसके बाद हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मीन कीमत फ़रोख्त। कीमत फ़रोख्त उसकी कितनी है, रुपीज़ 6850, यानी 6850 रुपये की उसने बेच दी। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला कहता है जस्ट पहले हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, फिर हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। क्योंकि अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला पहले देखें। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो इसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, प्रॉफिट। तो इसलिए हम पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, जस्ट क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, उसका जो आंसर आएगा वो उसकी क्या होगी, प्रॉफिट। यानी सेलिंग प्राइस पुट की माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 260 रुपये उससे क्या हुआ है जी, मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो इसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला पुट किया, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो 260 को मल्टीप्लाई करवाया 100 से और डिवाइड बाय 6590। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, 3.94%। मतलब यानी 260 को 100 से मल्टीप्लाई करवाना है, उसका जो आंसर रहेगा उसको 6590 से क्या करवा देना है, डिवाइड। इसको कैलकुलेटर से भी एक दफ़ा देख लें। देखें इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे देखें 260 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारे पास 26,000 और डिवाइड किससे कर देना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या 65 और 90, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 3.94। तो वो हमने क्या कर दिया, इसका नीचे लिख दिया, ठीक है। तो पॉइंट के बाद जस्ट 2 वैल्यूज़ लिखनी है आपने, ये ना होगा सारी की सारी लिख दें। पॉइंट के बाद 2 लिख लें या 4 इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद एग्जांपल नंबर 12 है। इसके बाद एग्जांपल 12 है, उमैर बॉट अ बुक फॉर ₹850 एंड सोल्ड इट फॉर ₹750। व्हाट वाज हिज लॉस परसेंटेज, ठीक है। सेम तकरीबन पीछे एग्जांपल नंबर 11 की तरह, लेकिन यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है लॉस परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस मीन कीमत ख़रीद उसकी कितनी है, 850 है, और सेलिंग प्राइस कितनी है, 750, ठीक है, 720 सॉरी, यानी 850 की उसने ख़रीदी है और बेची कितनी है, 720 की। तो हमने उसका व्हाट वाज हिज लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट प्राइस लिखा, सेलिंग प्राइस लिखा, यानी ये कॉस्ट प्राइस आ गई, सेलिंग प्राइस। तो लॉस पहले हम फाइंड करेंगे, जिस तरह हमने वहाँ पे पहले प्रॉफिट फाइंड किया, तो यहाँ पे पहले लॉस फाइंड करेंगे, फिर लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसका बस उलट है, प्रॉफिट का फार्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करना है, लेकिन यहाँ पे हमने इसका फार्मूला, लॉस का फार्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस, कीमत ख़रीद में से कीमत फ़रोख्त को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 850 माइनस 720, तो यानी 130 का उससे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब हम इसको परसेंटेज में फाइंड करते हैं। तो उसका लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या था, लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो लॉस 130 हुआ है तो 130 आ जाएगा, 100 फार्मूले का आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितनी है, यानी कीमतें ख़रीद उसकी कितनी है, 850। तो 130 को 100 से मल्टीप्लाई किया और उसको 850 से डिवाइड करवा दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 15.29, ठीक है। कैलकुलेटर से भी एक दफ़ा देख लें कैसे करना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 130 मल्टीप्लाई किसे करना है, 100 से, और डिवाइड इक्वल आ जाएगा, डिवाइड किसे करना है हमने, 850 से। तो ये आ गया हमारे पास 15.29। तो वो हमने कैलकुलेटर यानी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। पॉइंट के बाद जस्ट 4 वैल्यूज़ या 2 वैल्यूज़ इनफ है। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13 है। एग्जाम्पल नंबर 13 में हमारे पास है सलीम, नदीम एंड तनवीर earned a profit for ₹450,000 फ्रॉम अ बिज़नेस से उन्होंने प्रॉफिट कितना किया, 4,50,000। तो इफ़ देयर इन्वेस्टमेंट इन द बिज़नेस आर इन द रेशियो 4,
रेशो 7, रेशो 14, फाइंड ईच पर्सनस प्रॉफिट। ठीक है, 4 मतलब ये 4 किसकी है, सलीम की। ठीक है, ये रिस्पेक्टिवली का वर्ड यूज़ होना चाहिए था इधर। तो यहाँ पे देखें सलीम का मतलब फर्स्ट, सेकंड पे नदीम है, नदीम का मतलब यहाँ पे क्या है 7, और तनवीर थर्ड पे है, तो थर्ड मीन यहाँ पे 14 तनवीर की होगी। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्न कितना किया उन्होंने, 4,50,000। गिवन रेशो हमारे पास क्या है 4:7:14। तो हमने पहले इसको क्या करना है, सम कर देना रेशोज़ का। ये क्यों करना है, क्योंकि ये फॉर्मूले में यूज़ होगा। तो इनका सभी का सम क्या 4 + 7 + 14, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25। अब देखिए सलीम अर्न प्रॉफिट कितना, यानी यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बता दिया 4 का मतलब यहाँ पे क्या है सलीम, 7 का मतलब 7 यानी 7 यहाँ पे देखें 4 यहाँ पे सलीम है, और 7 नदीम, और तनवीर का क्या है 14 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सलीम अर्न प्रॉफिट, इसका फार्मूला क्या होगा, यानी सलीम की जो रेशो है उसको डिवाइड कर देना टोटल रेशो से। सलीम की रेशो क्या थी हमारे पास, सलीम ने जो प्रॉफिट में हिस्सा लिया उसकी रेशो क्या थी 4 लिखा, और टोटल रेशोज़ को डिवाइड करवा दिया। और कितने पैसे थे हमारे पास 4,50,000, उनको क्या हुआ है बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ है। तो 4 को इससे पहले मल्टीप्लाई करवाना है आपने, 4 को 450,000 से, और डिवाइड किसे कर देना है 25 से, यानी 4 को पहले से मल्टीप्लाई करवाओ, उसका जो भी आंसर आएगा उसको 25 से क्या करवा देना है डिवाइड। चलो मैं आपको एक दफ़ा करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 450,000। ठीक है, तो यहाँ इक्वल दबा दिया, ये आ जाएगा आंसर। इसको डिवाइड कर देना किसे 25 से, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 72,000। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आप 2 स्टेप्स के अंदर भी कर सकते हैं, एक से भी कर सकते हैं। इसके बाद देखें नदीम अर्न प्रॉफिट, नदीम यानी यहाँ पे नदीम का जो रेशो का हिस्सा है वो क्या है 7, डिवाइडेड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय जो प्रॉफिट हुआ है। इसको भी ऐसे ही करना है, 7 को 450,000 से मल्टीप्लाई करवाएं और 25 से क्या करवा दें डिवाइड, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद तनवीर अर्न प्रॉफिट, उसका रेशो में हिस्सा कितना है 14 डिवाइडेड बाय 25, यानी ये टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय 450,000। सभी का एक ही फॉर्मूला तकरीबन, बस रेशो में जो जो हिस्सा है वो हम ऊपर लिखते गए, और जो उसका टोटल रेशो वो एज इट इज़, और जो उसका प्रॉफिट हुआ वो भी एक ही सेम ही है। तो 14 को पहले इसे मल्टीप्लाई करवा दें और उसको 25 से क्या करवा दें डिवाइड, तो उसका ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद एग्जांपल नंबर 14 है। एग्जांपल नंबर 14 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, या आपने अच्छे तरीके से करनी है। इफ़ द सिंपल प्रॉफिट ऑन ₹6400 फॉर 12 years इज़ ₹3840, फाइंड द रेट ऑफ प्रॉफिट। यानी जो उसने अमाउंट लगाई है वो कितनी है 6412 साल में उसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है ना वो 3,840 है। फाइंड द रेट ऑफ प्रॉफिट, हमने फाइंड आउट करना है रेट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दी हुई है 6400। सिंपल प्रॉफिट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 3840, और टाइम कितना है 12 years 12 साल। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है रेट फाइंड करने का, रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टी मल्टीप्लाई बाय पी। ये वैसे तो एग्जाम चैप्टर 1.3 में था वहाँ पे हमने, लेकिन यहाँ पे कुछ और तरीके से यूज़ किया था इस तरह, यानी इसे हम यूज़ किया था आई इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इस तरह कुछ यूज़ किया था, लेकिन ये वैसे वहीं से डेराइव किया हुआ है। कैसे देखें 100 इधर डिवाइड और इधर क्या हो रहेगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमने रेट फाइंड करना है तो PO2 इधर मल्टी पर यहाँ पे क्या हो जाएंगे डिवाइड। ठीक है, ये वैसे आप डायरेक्टली याद कर लो, अगर नहीं तो आप यहाँ से डेराइव कर लो। ठीक है, यानी देखें ना आई इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100 था ना, तो 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी आई मल्टीप्लाई बाय 100 ऊपर आ जाएगा, और P और T दोनों R से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर जाके हो जाएंगे डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो और डेराइव भी कर सकते हो। तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी उसने कितनी लगाई थी 6400, सिंपल प्रॉफिट उसे हुआ है 3840, और टाइम कितना है 12 साल। तो रेट का फॉर्मूला कहता है आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टी मल्टीप्लाई बाय पी। आई कितना हमारे पास 3840, आई की वैल्यू देखें ना 3840 वो इधर आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 12 साल,
मल्टीप्लाई बाय पी, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 6400, तो वो हमने इधर लिख दी। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5%। सिंप्लीफाई कैसे करना है, पहले 3 और 40 को 100 से मल्टीप्लाई करवाना है, जो आंसर आएगा उसको इससे क्या करवा देना है डिवाइड, तो उसका आंसर आ जाएगा 5%। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी ऐसी एग्जांपल जो समझ नहीं आई या जो पार्ट मैंने छुड़वाए हैं तो उनमें से भी अगर आपने कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप अपना सब बहुत सा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।